नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव त्यागी। मेरे YouTube चैनल प्रोविडेंट स्टॉक मार्केट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो से हम रियल टेक्निकल एनालिसिस की शुरुआत करने वाले हैं और आने वाले करीब 7 से 8 वीडियो कैंडलस्टिक्स और कैंडलस्टिक्स पैटर्न पर होंगे, जिसमें कैंडलस्टिक्स के बारे में डिटेल में, कैंडलस्टिक्स के पैटर्न्स के बारे में डिटेल में कवरेज करेंगे और कैंडलस्टिक्स को कैसे ट्रेड करना है, कैंडलस्टिक पैटर्न्स को कैसे ट्रेड करना है, इसके बारे में भी डिटेल में बताएंगे। और आज के इस वीडियो में हम कैंडलस्टिक्स की हिस्ट्री यानी कैंडलस्टिक्स की बैकग्राउंड, कैंडलस्टिक्स कैसे डेवलप हुई और कैसे कैसे इनका विस्तार हुआ और कैंडलस्टिक्स टेक्निकल एनालिसिस में क्यों जरूरी है, टेक्निकल एनालिसिस के लिए कैंडलस्टिक एक बेसिक टूल की तरह हम कैसे इस्तेमाल करें, इसके बारे में जानेंगे। और कैंडलस्टिक्स के बेसिक स्ट्रक्चर, कैंडलस्टिक्स की एनाटॉमी, इसके बारे में भी हम डिटेल में जानने वाले हैं। तो आइए अब इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, कैंडलस्टिक्स की स्टार्टिंग जापान से होती है। 16वीं सेंचुरी का वो दौर जापान में राइस ट्रेडिंग के मामले में बहुत ही इम्पोर्टेंट था और डिफरेंट ट्रेडर्स राइस की ट्रेडिंग में इन्वॉल्व थे। तो करीब 1654 से जापान में राइस की ट्रेडिंग का बहुत बड़े पैमाने पर व्यापार होता था। उसके बाद में 17वीं सेंचुरी में वहां पर एक ट्रेडर हुए जिनका नाम है मुनेहिसा होमा। आप उनकी फोटो स्क्रीन पर देख रहे होंगे। तो उन्होंने राइस की ट्रेडिंग में प्राइस एक्शन को समझने की चेष्टा की, समझने की कोशिश की और प्राइस किस तरह से मूव करता है, डिमांड और सप्लाई की मैट्रिक्स प्राइस के मूवमेंट में क्या रोल प्ले करती है, इसके बारे में उन्होंने डिटेल में अध्ययन किया। फिर ह्यूमन बिहेवियर को समझने की कोशिश की और ह्यूमन बिहेवियर के एक्सपोनेंट को भी उन्होंने अपने ट्रेडिंग में डाला और वहीं से ही कैंडलस्टिक्स की एक बैकग्राउंड प्रिपेयर हुई। और दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि मुनेहिसा होमा ने करीब $10 बिलियन का प्रॉफिट लिया, $10 बिलियन कमाए अपनी लाइफ टाइम में। और ये एक बहुत ही ह्यूज अमाउंट होता है। किस वजह से जापान में उनको एक बहुत सम्मान दिया जाता है और वहाँ का एक मिलिट्री स्टेटस होता है जिसे सामुराई स्टेटस बोलते हैं। तो उस सामुराई स्टेटस से भी उनको नवाजा गया। दोस्तों, 17वीं सेंचुरी से लेकर के 19वीं सेंचुरी तक ये कैंडलस्टिक्स की समझ या कैंडलस्टिक्स की का ज्ञान सिर्फ जापान तक ही सीमित रहा। जब 19वीं सेंचुरी में 1980 के बाद में जब बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का एक देश से दूसरे देश में जाना, एस्टेब्लिश होना शुरू हुआ, तो जब उस टाइम पर जापान की ये टेक्निक, प्राइस एक्शन को समझने की टेक्निक जिसे कैंडलस्टिक्स बोलते हैं, ये लंदन में, यूएस में, वेस्टर्न कंट्रीज में गई और वहां पर जो टेक्निकल एनालिसिस के लोग थे उन्होंने इनको समझना शुरू किया। 1980s में लंदन में एक टेक्निकल एनालिस्ट थे जिनका नाम माइकल फैनी है। वो उन्होंने टेक्निकल एनालिसिस को फर्स्ट टाइम अपने डेली वर्क में यूज करना शुरू किया, यानी कैंडलस्टिक्स को अपने डेली वर्क में यूज करना शुरू किया और वहां पर जो भी प्रोफेशनल थे उनके साथ में इस आइडिया को शेयर किया। उसके बाद 1989 में स्टीव निशोन, ये भी एक टेक्निकल एनालिस्ट थे। इन्होंने कैंडलस्टिक्स के बारे में जाना, उसके प्रेडिक्टिव पावर को समझा और एक फ्यूचर्स मैगजीन में एक अपना पेपर पब्लिश किया, खास तौर से इन कैंडलस्टिक्स की इंपॉर्टेंस के बारे में। तब से अब तक कैंडलस्टिक्स को बहुत ही वाइडली यूज किया जाता है और यूएस होते हुए अब ये इंडिया में भी काफी टाइम से इंडिया में भी बहुत पॉपुलर है। तो ये एक ऐसी टेक्निक है जो आज की डेट में वर्ल्ड वाइड इसको यूज किया जाता है। जो भी कोई स्टॉक मार्केट में ट्रेडर होगा, करेंसी का ट्रेडर हो, इक्विटी में ट्रेडर हो, किसी भी एसेट क्लास में ट्रेडर हो, वो कैंडलस्टिक्स को जरूर यूज करता होगा। तो दोस्तों, इस वजह से कैंडलस्टिक्स को हम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं टेक्निकल एनालिसिस में और ज्यादा से ज्यादा जोर देते हैं कि कैंडलस्टिक्स को सीखो और कैंडलस्टिक्स पे ज्यादा से ज्यादा काम करो, चार्ट को पढ़ो, चार्ट के बारे में समझो, तभी टेक्निकल एनालिसिस में एक परफेक्शन आने की उम्मीद हो सकती है। दोस्तों, कैंडलस्टिक्स टेक्निकल एनालिसिस में क्यों इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में मैं पहले भी बता चुका हूं, आज फिर दोहराता हूं। कैंडलस्टिक्स टेक्निकल एनालिसिस में इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है
कि ये मार्केट में क्या चल रहा है उसके बारे में एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन देती है, या स्टॉक में क्या चल रहा है उसके बारे में एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन देती है। आज स्टॉक में क्या हुआ, स्टॉक का बिहेवियर कैसा रहा, स्टॉक अप गया कि डाउन गया, स्टॉक में ओपन प्राइस क्या रहा, लो प्राइस क्या रहा, हाई प्राइस क्या रहा, क्लोज प्राइस क्या रहा, यानी अल्टीमेटली स्टॉक में या मार्केट में कैसा प्राइस एक्शन रहा, कैसा प्राइस मूवमेंट रहा, इसके बारे में कैंडलस्टिक्स हमें एक बहुत अच्छा रिप्रेजेंटेशन देती है। दोस्तों, कैंडलस्टिक्स और कैंडलस्टिक से बनने वाले पैटर्न्स, इनकी सबसे अच्छी खूबी ये है कि इनको आप एज ए अलोन भी यूज़ कर सकते हैं, या आप इनको कुछ इंडिकेटर्स हैं उनके साथ में भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइंस या मूविंग एवरेजेस, इनके साथ में एक कॉम्बिनेशन में भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसलिए कैंडलस्टिक्स बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, इसको यूज़ करना बहुत ही ज़्यादा आसान है। साथ ही साथ कुछ डिफरेंट मेथड्स हैं, जैसे इलेट वेव थ्योरी है, डाउ थ्योरी है, तो इनके साथ में भी आप कैंडलस्टिक्स को यूज़ कर सकते हैं। तो इसलिए कैंडलस्टिक्स को सीखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बार बार मैं इसी बात पे जोर देता हूँ कि कैंडलस्टिक्स को सीखिए। एक बार कैंडलस्टिक्स को सीखने के बाद में आप फिर किसी के साथ भी इसको यूज़ कर सकते हैं, या इसको अलोन भी यूज़ कर सकते हैं, तो भी आप एक बहुत अच्छा ट्रेड, एक प्रॉफिटेबल ट्रेड ले सकते हैं। दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं कैंडलस्टिक की बनावट के बारे में। दोस्तों, कैंडलस्टिक की बनावट आप जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे होंगे, कैंडलस्टिक्स में 3 चीज़ें होती हैं। एक कैंडलस्टिक्स की बॉडी होती है, जैसा कि आप ग्रीन कलर और रेड कलर की कैंडलस्टिक को देख रहे होंगे। इसमें मिडिल में एक रियल बॉडी है, इसको कैंडलस्टिक की बॉडी बोला जाता है, और इसमें एक ऊपर की तरफ लाइन है जिसको अपर शैडो बोलते हैं या अपर विक बोलते हैं, और नीचे की साइड में भी एक लाइन है जिसको हम लोअर शैडो या लोअर विक बोलते हैं। इसके बाद में दोस्तों, कैंडलस्टिक से पहले भी मैंने बताया था कि 4 तरह की इंफॉर्मेशन हमको मिलती हैं: ओपन प्राइस, क्लोज प्राइस, हाई प्राइस और लो प्राइस। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, 2 कैंडलस्टिक शो की गई हैं। लेफ्ट साइड में ग्रीन कलर की कैंडलस्टिक है जिसको बुलिश कैंडलस्टिक बोलते हैं, और राइट साइड में रेड कलर की कैंडलस्टिक है जिसको बियरिश कैंडलस्टिक बोलते हैं। दोस्तों, बुलिश कैंडलस्टिक और बियरिश कैंडलस्टिक में सिर्फ एक ही डिफरेंस होता है कि बुलिश कैंडलस्टिक में क्लोज प्राइस ओपन प्राइस से ऊपर होता है, जबकि बियरिश कैंडलस्टिक में क्लोज प्राइस ओपन प्राइस से नीचे होता है। तो इस तरह से ये दोनों तरह की कैंडलस्टिक बनती हैं, और इनको डिफरेंट कलर से, यानी ग्रीन और रेड से यहाँ पे शो किया गया है। दोस्तों, वैसे तो इन बुलिश और बियरिश कैंडलस्टिक्स को हम अलग अलग प्राइस कॉम्बिनेशंस में यूज करते हैं। जैसे कुछ जगह पर बुलिश कैंडलस्टिक को व्हाइट से और बियरिश कैंडलस्टिक को ब्लैक से भी यूज करते हैं। कहीं पर बुलिश कैंडलस्टिक को ब्लू से और बियरिश कैंडलस्टिक को ब्लैक से प्रदर्शित करते हैं। लेकिन हम जब भी कैंडलस्टिक्स या कैंडलस्टिक से बढ़ने वाले पैटर्न्स के बारे में बात करेंगे, या जब भी हम कैंडलस्टिक चार्ट पर जाएंगे, तो हम ग्रीन और रेड की टर्मिनोलॉजी को ही यूज करेंगे। दोस्तों, अब तीसरी स्लाइड पे आप देख सकते हैं कि 2 तरह की कैंडलस्टिक्स होती हैं: लॉन्ग कैंडलस्टिक और शॉर्ट कैंडलस्टिक्स। लॉन्ग कैंडलस्टिक्स में, लॉन्ग कैंडलस्टिक कब बनती हैं? जब किसी स्टॉक में या मार्केट में प्राइस एक्शन बहुत ज्यादा होता है। सपोज कीजिए कि एक डेली कैंडलस्टिक है, यानी एक दिन की कैंडलस्टिक है, और वो काफी बड़ी कैंडलस्टिक बनी है, तो इसका मतलब क्या है कि उस स्टॉक में या मार्केट में स्ट्रॉन्ग बाइंग प्रेशर रहा है, मतलब खरीदार हावी रहे हैं और सेलर्स बैकफुट पर रहे हैं। तो इस तरह से एक ग्रीन कलर की कैंडल, लंबी कैंडल बन जाती है। और ये अगर उस स्टॉक में बिकवाली हुई है और प्राइस एक्शन नीचे की तरफ रहा है, यानी सेलर्स हावी रहे हैं और बायर्स जो हैं वो बैकफुट पर रहे हैं, तो उस दिन लॉन्ग रेड कलर की कैंडल यानी लॉन्ग बियरिश कैंडल बनती है। और दोस्तों, अगर स्टॉक में ज्यादा कुछ बिकवाली या ज्यादा कुछ खरीदारी नहीं हुई है, बहुत ही कम प्राइस एक्शन हुआ है, तो उस टाइम, उस दिन स्टॉक में छोटी कैंडलस्टिक्स बनती हैं, जो जैसा कि आप देख रहे होंगे 2 स्मॉल कैंडलस्टिक्स हैं। ये जनरली कंसोलिडेशन को शो करती है कि मार्केट में ज्यादा खरीदारी या ज्यादा बिकवाली नहीं है, सिर्फ मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है। दोस्तों, नेक्स्ट आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे 2 कैंडलस्टिक्स, एक लेफ्ट साइड में ग्रीन कलर की और दूसरी राइट साइड में रेड कलर की कैंडलस्टिक है।
दोस्तों ये कैंडल स्टिक्स मारुबोजू कैंडल स्टिक बोली जाती हैं। इन कैंडल स्टिक्स में अपर शेडो और लोअर शेडो नहीं होती है। ये स्ट्रॉन्ग बाइंग और स्ट्रॉन्ग सेलिंग की कैंडल स्टिक्स हैं। यानी अपर साइड जहां पर मार्केट ओपन होता है वही लो होता है और जहां पर क्लोज होता है वहीं पर ही हाई बनता है। तो दोस्तों कुल मिला के पूरे दिन में स्टॉक में अगर बाइंग प्रेशर रहा है, बायर्स फ्रंट फुट पे रहे हैं और सेलर्स बैक फुट पे रहे हैं, तो एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कलर की कैंडल बनती है जिसको मारुबोजू कहते हैं। और अगर किसी स्टॉक में या मार्केट में किसी दिन स्टॉक में पूरे दिन बिकवाली रही है और बायर्स बैक फुट पे रहे हैं और सेलर्स फ्रंट फुट पे रहे हैं, तो उस दिन रेड कलर की बेरिश कैंडल बनती है जिसमें ना तो अपर शेडो है ना ही लोअर शेडो है। यानी ओपन प्राइस ही हाई प्राइस है और क्लोज प्राइस जो है वो लो है। तो इस तरह से ये जो मारुबोजू कैंडल स्टिक होती है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन को शो करती है। दोस्तों नेक्स्ट आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ये डोजी कैंडल स्टिक है। डोजी कैंडल स्टिक्स में क्या होता है, इसमें रियल बॉडी मिसिंग होती है, यानी कि ओपन प्राइस और क्लोज प्राइस सेम होते हैं और मार्केट ने पूरे दिन में क्या किया, जिस जिस प्राइस पे ओपन हुआ फाइनली उसी प्राइस पे आकर क्लोज हो गया। तो इस कैंडल स्टिक से हमें ये इंफॉर्मेशन मिलती है कि इस आज के दिन इस स्टॉक में या मार्केट में एक इनडिसीजन की सिचुएशन बनी है, यानी कि बायर्स और सेलर्स ने एक दूसरे को नलीफाई कर दिया है। तो इस तरह की कैंडल स्टिक्स आपको चार्ट पर बहुत देखने के लिए मिलेंगी। लेफ्ट साइड में जो देख रहे होंगे उसमें प्राइस एक्शन बहुत कम हुआ है, इसलिए लोअर शेडो और अपर शेडो ज़्यादा बड़ी नहीं है। और राइट साइड में जो कैंडल स्टिक्स है जिसे लॉन्ग लेग डोजी भी बोला जाता है, जिसमें काफ़ी प्राइस मूवमेंट रहा है, लेकिन फाइनली ओपन प्राइस और क्लोज प्राइस सेम रहे, यानी बायर्स ने सेलर्स को नलीफाई कर दिया है, न्यूट्रलाइज कर दिया है। तो इस तरह की कैंडल स्टिक्स भी आपको मार्केट में बहुत बार देखने के लिए मिलेंगी। दोस्तों नेक्स्ट आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे दो कैंडल स्टिक्स हैं जिसमें एक सिग्निफिकेंट रियल बॉडी है और अपर शेडोज और लोअर शेडोज काफी सिग्निफिकेंट है। तो इस तरह की कैंडल स्टिक्स भी चार्ट्स पर आपको बहुत बार देखने के लिए मिलेंगी और इन कैंडल स्टिक्स को स्प्रिंग टॉप कैंडल स्टिक्स बोला जाता है। इनकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये भी मार्केट में इनडिसीजन की सिचुएशन को शो करती हैं, यानी मार्केट तय नहीं कर पा रहा है कि ऊपर जाना है या नीचे जाना है। तो पूरे दिन मार्केट जो है काफी कुछ प्राइस मूवमेंट करने के बाद में बहुत ज्यादा प्राइस एक्शन शो नहीं करता है, तब इस तरह की कैंडल स्टिक्स बनती हैं और इनको स्प्रिंग टॉप कैंडल स्टिक्स बोलते हैं। दोस्तों ये जो मैंने कैंडल स्टिक्स आपको आज दिखाई हैं ये बेसिक कैंडल स्टिक्स हैं। इसके बाद में हम नेक्स्ट वीडियो में डिफरेंट कैंडल स्टिक्स के बारे में और उनसे बनने वाले प्राइस पैटर्न्स के बारे में जानेंगे और ट्रेड लेना सीखेंगे, किस तरह से हम जो है ट्रेड ले सकते हैं। तो दोस्तों आई होप आपको ये आज का वीडियो अच्छा लगा होगा और मैं आशा करता हूं कि आप कैंडल स्टिक्स के बारे में, कैंडल स्टिक्स की बनावट के बारे में एक बेसिक जानकारी आपको मिली होगी। तो दोस्तों आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।